बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इन लेक्चर नंबर 33। पिछले लेक्चर में हमने डिसाइडेबिलिटी की बात की थी और डिसाइडेबिलिटी को डिटेल से अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज़ द डिसाइडेबिलिटी और इसका क्या रोल है ऑटोमेटा के अंदर, और डिसाइडेबिलिटी की हमने फॉर्मल डेफिनेशंस, डिस्क्रिप्शन और फॉर्मल लैंग्वेजेस से उसका क्या ताल्लुक़ है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ये सारी डिस्कशन हम पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से कर चुके हैं और लास्ट में फिर हमने उनकी एग्जांपल्स भी देखी थी कई मेथड्स को अप्लाई करके। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको बुक से और उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया होगा और डिसाइडेबिलिटी के हवाले से हम लास्ट इस कोर्स के आखिर में भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ हाज़िर हुए हैं और वो नया टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी इस इंडस्ट्री में, यानी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और आगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जैसे कोर्सेज़ के अंदर भी इसका यूज़ जो है वो काफ़ी अहम है। तो वो टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम CFG कहते हैं। CFG जो है वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बैकग्राउंड और मोटिवेशन के हवाले से मैं बात अब करूँगा कि द अर्लीस्ट कंप्यूटर्स एक्सेप्टेड नो इंस्ट्रक्शन अदर दैन देयर ओन असेंबली लैंग्वेज। पुराने ज़माने के जितने भी कंप्यूटर्स थे उन पे जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते थे तो जस्ट उनकी असेंबली लैंग्वेज के अंदर ही आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। जैसे आज के कंप्यूटर आप देखें कि C++ में भी कोड लिख रहे हैं, जावा में भी लिखा जा रहा है, C# में भी जावा स्क्रिप्ट हो गई। इसी तरह ये तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में भी जो है जिसमें SQL लैंग्वेज आ जाती है उसमें भी आप कोड कर रहे हैं। इवन कि अब फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस यानी इक्विवेलेंट टू द नेचुरल लैंग्वेजेस, तो ये भी आज दौर शुरू हो गया है। तो अब आप देखें कि सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम अब नहीं लिखे जाते, लिखे तो जाते हैं, लेकिन उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि आज कंप्यूटर के ऊपर आप किसी और लैंग्वेज के अंदर जो कि ह्यूमंस के ज़्यादा करीब हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस उनको कहा जाता है, उनके अंदर भी आप कोड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। Every procedure, no matter how complicated, had to encode the set of instructions. अब जहाँ तक पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स की बात है या असेंबली लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अगर कोई प्रोसीजर लिखना पड़ जाए या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कोई इक्वेशन या कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता था। और अब मिसाल के तौर पे आपको पता है कि असेंबली में कई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे लोड की इंस्ट्रक्शन है, स्टोर की है, ऐड की है, मल्टीप्लाई की है और इसी तरह और भी कई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज में होती हैं। तो हमारे पास ये असेंबली में काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ज़ाहिर है हम इसमें रजिस्टर्स का इस्तेमाल करके हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। द मेजर प्रॉब्लम वाज डिस्प्ले द मैथमेटिकल फार्मूला। तो यहाँ पे अब आपके सामने एक मैथमेटिकल फार्मूला आपके सामने है जिसमें हम कह रहे हैं कि S = 8 - 0 होल अंडरस्कोर ये आपका स्क्वायर प्लस 7 - 10 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके देखें कि मुख्तलिफ जो है वो स्क्वायर्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 एंड होल अंडर रूट। तो ये देखें कॉम्प्लिकेटेड सा फार्मूला है। आप अगर इसको सिंगल लाइन कंप्यूटर में लिखना चाहें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा, यानी इसमें अगर आप असेंबली लैंग्वेज में इसको प्रोसेस करना चाहें तो ज़ाहिर है आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि ये मैं कैसे इसको यानी मुख्तलिफ रजिस्टर्स मुझे यूज़ करने पड़ेंगे, मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रक्शंस यूज़ करनी पड़ेंगी असेंबली लैंग्वेज की। तो ये आप देखें कि एक डिफ़िकल्ट जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म मुझे इसकी नज़र आ रही है। एक और फार्मूला देखें जो कि इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो मैं कह रहा हूँ कि A = 1/2 + 9 होल डिवाइडेड बाय 4 + 8 डिवाइडेड बाय 21 + 5 डिवाइडेड बाय 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। दैट इज़ द सो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन कह लें आप इसको। It was necessary to develop a way to writing the such expression in one line, the standard typewriter symbols.
यहाँ पे अब आप देखें कि हम फ़र्ज़ करें कि इस फार्मूला को अगर हम किसी लैंग्वेज में और लिखें यानी सिंगल लाइन के अंदर, तो आप कैसे लिखेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये चीज़ काफ़ी आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपने की भी होगी। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर नो वन वुड हैव एवर टू ड्रीम ऑफ राइटिंग सच कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला इन पैरेंथेसिस। यानी अगर हाई लेवल लैंग्वेजेस से पहले की बात करें कि उनके इन्वेंट होने से पहले ये चीज़ ऐसे समझने के एक ख्वाब जैसी महसूस होती थी कि हम इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को अगर हम कंप्यूटर पे करते थे। जैसे मैंने कहा है कि हमें असेंबली लैंग्वेज में कोड करना पड़ता था और उसके लिए लॉट ऑफ, आपको पता है कि प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारी यूज़ करनी पड़ेंगी और इसके अलावा हमें जो रजिस्टर्स का इस्तेमाल है वो भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते थे। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस की इन्वेंशंस के बाद अब ये चीज़ आप पैरेंथेसिस के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि यही फार्मूला अगर आप C या C++ में कोड करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा 1/2 + 9, उसके बाद डिवाइड 4 + × 8/21, उसके बाद प्लस फिर 5/3 + × 1/2 क्लोज ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस। तो ये हमारे पास आप देखें कि यही काम आप सिंगल लाइन के ऊपर कर सकते हैं। किसके थ्रू? हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू। हाई लेवल लैंग्वेजेस इज कन्वर्टेड इनटू द असेंबली कोड बाय प्रोग्राम कॉल्ड द कंपाइलर। आपको ये भी पता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक टूल चाहिए होता है या एक प्रोग्राम चाहिए होता है। उस प्रोग्राम को हम कंपाइलर कहते हैं और उस कंपाइलर के ज़रिए ही हम ये काम कर पाते हैं। द कंपाइलर दैट टेक्स यूज़र प्रोग्राम एज ए इनपुट एंड प्रिंट आउट द इक्विवेलेंट प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज। मज़ीद और डिटेल की अगर बात करें तो उसमें फिर क्या करता है कंपाइलर, आपसे एक सोर्स प्रोग्राम यानी C++ या C का कोड लेगा और उसके इक्विवेलेंट जो है असेंबली कोड जनरेट करता है। और जाहिर है वो जो बात आप C में करेंगे या C++ में करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो है असेंबली की इंस्ट्रक्शंस जनरेट करेगा। अब यहाँ पे जहाँ पे लाइक द स्पोकन लैंग्वेजेस, high level languages for computer have also the certain grammar। जहाँ तक बात हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस की है जैसे इंग्लिश है या उर्दू है, अब यहाँ पे जब बात हम किसी चीज़ को यानी बोलते हैं या लिखते हैं उसमें जो यूज़ आता है वो ग्रामर का आता है। बट इन द केस ऑफ कंप्यूटर द ग्रामेटिकल रूल्स डू नॉट इन्वॉल्व द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे अगर कंप्यूटर्स के केस में अगर आप ग्रामर्स के रूल्स की अगर बात करें तो उसका मतलब वो नहीं होता जो आपकी इंग्लिश या उर्दू में ग्रामर से रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई सेंटेंस अगर लिखते हैं तो अगर उसमें वर्डिंग में ग्रामर्स काफ़ी इन्वॉल्व होती है, अगर आप उसके कोई भी रूल को वायलेट करते हैं या कोई फ़िक्रा जो है बनाते हुए कोई वर्ड जो है इधर से उधर हो जाए या उसकी जगह भी चेंज कर दें तो पूरे फ़िक्रे का मतलब ही बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यानी जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में उसमें इस तरह के ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करते और इसकी हम आगे एग्जांपल भी देखने जा रहे हैं। It can be noted that the grammatical rules which involve the meaning of the word are called semantics। यानी ग्रामेटिकल रूल्स का इस्तेमाल करके अगर हम किसी वर्ड के मतलब को वाज़े करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सिमेंटिक, उस लैंग्वेज के। While those don't involve the meaning of the words are called syntactics। यानी अगर हम वर्ड्स के मतलब की बात ना करें तो तब हम उसकी जो बात आएगी वो सिंटैक्स की आती है, उसको हम सिंटैक्टिक कहते हैं। अगर हम ग्रामेटिकल रूल्स को इस्तेमाल करके मीनिंग वर्ड्स ऑफ मीनिंग्स डिफ़ाइन करें यानी उनके मतलब में डिफरेंस आ जाए तो फिर जो है वो सिमेंटिक्स कहलाती है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन नॉट रिटन द बिल्डिंग सिंग
यानी अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये वाला वर्ड लिखने लगा हूँ कि बिल्डिंग सिंग्स, यानी बिल्डिंग जो है वो बोलती हैं, इस तरह की चीज़ देखें, कोई इसका मतलब भी नहीं है। वाइल द कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ एज गुड एंड अनदर, यहाँ पे अब आप देखें मैंने लिखा है x इज़ इक्वल टू b+10, सही है, और फिर मैं x को साथ b+999 भी कह सकता हूँ। तो अब आप देखें इन दोनों में ये दोनों वैलिड स्टेटमेंट हैं। एक आप x के साथ इसको b+10 कर रहे हैं, फिर उसी x के साथ आप b+99 कर रहे हैं, तो कंपाइलर यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा, बल्कि ये चीज़ वैलिड है इन द केस ऑफ सिंटैक्सिक लैंग्वेज। तो जहाँ मैंने इंग्लिश की बात की कि बिल्डिंग सिंग्स, तो यहाँ पे अब आप देखें कि बिल्डिंग्स के साथ सिंग लगाने से वो मतलब एक वर्ड ही का मतलब ही बदल गया है। तो ये चीज़ जो है वो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ मैं। इन जनरल द रूल्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज ग्रामर आर सिंटैक्टिक नॉट द सिमेंटिक। अब जो जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, उनमें ज़्यादातर जो फोकस होता है वो सिंटैक्स की तरफ होता है, बल्कि सिमेंटिक की तरफ नहीं होता। ए लॉ ऑफ ग्रामर इज़ इन रियलिटी सजेशन फॉर द पॉसिबल सब सिचुएशन, यानी ये जो हमारी ग्रामर है ये काफ़ी मतलब हमारे लिए सिचुएशन क्रिएट करती है, पॉसिबल सिचुएशन हमारे सामने आते हैं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, अब हम इसको आगे डिफ़ाइन करने लगे हैं। बेसिकली CFG की जो टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करेंगे आगे हर पूरे CFG के टॉपिक के अंदर, वो तीन चीज़ें हैं। एक को हम टर्मिनल्स कहते हैं, नॉन टर्मिनल एंड प्रोडक्शंस। तो ये तीन चीज़ें अच्छे तरीके से आप इनको अपने जहन में बिठा लें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल्स देख लेते हैं कि टर्मिनल्स क्या होते हैं। द सिंबल दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग आर कॉल्ड टर्मिनल्स, यानी ऐसे सिंबल जो रिप्लेस किसी भी चीज़ से नहीं हो सकते, उनको हम टर्मिनल्स कहते हैं CFG की टर्मिनोलॉजी में। दूसरी जो चीज़ होती है नॉन टर्मिनल्स, द सिंबल दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अदर थिंग्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनल, यानी ऐसे सिंबल जो किसी दूसरी चीज़ के अंदर रिप्लेस हो जाएं, उनको हम नॉन टर्मिनल कहते हैं। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है प्रोडक्शंस रूल्स कहते हैं हम इनको। द ग्रामेटिकल रूल्स आर ऑफन कॉल्ड द प्रोडक्शंस, यानी जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, यानी वो जो सिंटैक्स के हवाले से नहीं कह रहा मैं, ग्रामेटिकल सिमेंटिक्स के हवाले से कह रहा हूँ कि जो ग्रामेटिकल रूल्स उनको हम यहाँ पे प्रोडक्शंस का नाम देते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन तीनों का इस्तेमाल अब आगे हम करेंगे, फ्रीक्वेंटली करेंगे, और आगे आने वाले कई और कॉन्सेप्ट हैं जिनमें CFG का इस्तेमाल होता है। लिहाजा इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लें कि टर्मिनल्स जो हैं वो किसी दूसरी चीज़ के अंदर रिप्लेस नहीं होते, नॉन टर्मिनल किसी दूसरी चीज़ में रिप्लेस हो सकते हैं, बल्कि होंगे, उनके अलावा कोई सलूशन ही नहीं होगा। तीसरी चीज़ प्रोडक्शन, वो रूल्स होंगे या वो प्रिंसिपल्स होंगे जिनके ज़रिए फिर हम इन टर्मिनल्स को, नॉन टर्मिनल्स को रिप्लेस करते हैं, एंड सो फोर्थ। यहाँ पे अब हम CFG एक कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। तो CFG में और क्या चीज़ें होती हैं? एन अल्फ़ाबेट सिग्मा ऑफ द लेटर्स कॉल्ड टर्मिनल्स फ्रॉम द विच स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड दैट विल बी द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज। बेसिकली इसमें वही अल्फ़ाबेट हमें दिया जाएगा जिसमें लेटर्स होंगे, और उन लेटर्स का जो ताल्लुक़ होगा वो टर्मिनल से होगा, यानी वो हमारे टर्मिनल्स कहलाएंगे। एंड दैट, और उनको मिल के हम एक स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, यानी वो टर्मिनल्स मिल के कोई ना कोई स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट करेंगे। दूसरी चीज़ होती है ए सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स, यानी कुछ ऐसे सिंबल्स हम इस्तेमाल करेंगे जो कि नॉन टर्मिनल कहलाएंगे। एंड वन ऑफ द विच इज़ S एंड स्टैंड्स फॉर स्टार्ट हेयर। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो उनके अंदर हमारे जो सिंबल्स होंगे जो कि किसी दूसरे टर्मिनल में भी रिप्लेस हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल में भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने स्टार्ट हेयर कहा है, तो ये क्या है? एक सिंबल है। ए फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म्स नॉन टर्मिनल टू फाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स as well as
नॉन टर्मिनल्स। तो यहाँ पे जो नॉन टर्मिनल्स प्रोडक्शन रूल जो हमारी होगा वो एक फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन होंगी हमारे पास, उनको इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे होंगे, हम नॉन टर्मिनल्स को टर्मिनल में रिप्लेस कर रहे होंगे या नॉन टर्मिनल्स को नॉन टर्मिनल में रिप्लेस कर रहे होंगे। तो ये फॉलोइंग दिस नोट दिस रिगार्ड द टर्मिनल आर डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर्स, यानी जितने भी टर्मिनल्स हम लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, while the non terminals are designated by the capital letters। तो जो नॉन टर्मिनल होंगे उनको हम कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं और जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में शो करते हैं। एंड देयर इज़ द लास्ट वन प्रोडक्शन दैट हैज़ नॉन टर्मिनल एस एज द लेफ़्ट साइड, यानी जो हमारी एट लीस्ट एक प्रोडक्शन होगी जो कि हमारी एस से शुरू होगी और एस हमारा होगा लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे वो हमारा जो सारा टर्मिनल का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, अनदर कॉन्सेप्ट द CFL, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज किसे कहते हैं? ऐसी लैंग्वेज जो CFG से जनरेट हो या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट हो, उस लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सिग्मा हमारे पास है इज़ इक्वल टू A, यानी सिग्मा अल्फ़ाबेट सेट जो हमारे पास एक लेटर पे मुश्तमिल है और वो A है। प्रोडक्शंस हमारे पास दो हैं, 1 और 2। पहली प्रोडक्शन है कि S इज़ इन टू AS, दूसरी प्रोडक्शन है S इन टू नल स्ट्रिंग। तो ये दो प्रोडक्शन हैं। अप्लाइंग द प्रोडक्शन 1 6 टाइम एंड देन प्रोडक्शन 2 वंस द वर्ड A इज़ जनरेटेड एस, यानी अगर मैं पहली प्रोडक्शन को 6 दफ़ा इस्तेमाल करूं और दूसरी प्रोडक्शन को उसके बाद एक दफ़ा इस्तेमाल करूं तो मेरे पास जो स्ट्रिंग जनरेट होती है वो AAA जनरेट होती है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। अब आगे हम इसको देखते हैं कि ये कैसे जनरेट होती है, ये जो मैंने अभी कहा है। यहाँ पे देखें कि 6 दफ़ा मैंने प्रोडक्शन 1 अप्लाई करनी है। प्रोडक्शन 1 क्या थी? S इज़ इन टू AS। तो सबसे पहले हमारे पास यानी हम S सिंबल से स्टार्ट होते हैं और यहाँ से अब मेरे पास ये जो आगे नॉन टर्मिनल आ रहा है इसकी जगह मैं फिर प्रोडक्शन 1 अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये हमारे पास AAS, यानी मैं इसको दोबारा इस S की जगह AS लिख दिया, फिर इस S की जगह फिर AS लिख दिया, फिर इस S की जगह फिर AS लिख दिया, फिर इस S की जगह फिर AS लिख दिया, फिर S की जगह फिर AS। लेकिन 6 दफ़ा मैंने प्रोडक्शन 1 अप्लाई की है और यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ और आखिर में मैं प्रोडक्शन 2 इस्तेमाल करूँगा और प्रोडक्शन 2 थी S इज़ इन टू नल स्ट्रिंग, तो मैंने उसकी जगह नल स्ट्रिंग लगाई। अब नल स्ट्रिंग आप लगाने के बाद आपको पता है इसका अब कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि नल स्ट्रिंग अगर नहीं भी लगाएं तो बात बन जाएगी A, यानी 6 A's जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब आप देखें कि किस तरीके से मैं रिप्लेसमेंट करता जा रहा हूँ, लेकिन मैंने ये जो रिप्लेस करना है उन प्रोडक्शन रूल्स को सामने रख के करना है। ऐसा नहीं है कि खुद से मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ, खुद से रिप्लेस करना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपने इसको केयरफुली जो है उन तमाम प्रोडक्शन रूल्स को आपने डिटेल से एक्सप्लेन करना है। It can be observed the production 2 generate the null string. It can be generated applying the production 1 once then production 2 AA, यानी आपने फ़र्ज़ करें कि 1 प्रोडक्शन जब एक दफ़ा अप्लाई की तो आपके पास AA आ गया, फिर की तो फिर A 3 दफ़ा A, फिर 4 दफ़ा एंड सो फोर्थ, और इसी तरह हमने 6 दफ़ा कर लिया। अब यहाँ पे एक जेनेरिक चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये प्रोसेस मज़ीद भी आप आगे जारी रखें तो मुझे आप बताएं कि कोई लिमिट हो सकती है? ऑफ कोर्स नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होती है इस लैंग्वेज से वो A स्टार होती है, क्लीन स्टार, क्योंकि इसमें आप देखें A को बार बार कनकैटिनेट करते जा रहे हैं और आगे ये इन्फिनिट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो उस सूरत में आप देखें जो हमें लैंग्वेज बनती हुई नज़र आ रही है वो A स्टार बनती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह अब आप देखें कि मैंने अल्फ़ाबेट सेट A लिया दोबारा और उसके अब 3 प्रोडक्शंस हैं।
पहली प्रोडक्शन जो है वो ये है कि S इज़ इंटू एस एस, दूसरी प्रोडक्शन है S इज़ इंटू ए, तीसरी प्रोडक्शन है S इज़ इंटू नल स्ट्रिंग। तो ये देखें, ये ग्रामर भी वही काम कर रही है कि आप क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्शन यहाँ पे 2 अप्लाई करेंगे A, ठीक है, उसके बाद फिर प्रोडक्शन 1 अप्लाई करेंगे, तो इसी तरह ये A स्टार जनरेट होते जाएंगे। इट इज़ नोटेड दैट द नल स्ट्रिंग इज़ कंसिडर्ड नॉन टर्मिनल, इट हैज़ टू स्पेशल स्टेटस। तो ये नल स्ट्रिंग जो है वो एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल जो है वो कंसीडर होता है, लेकिन इसका स्टेटस जो है बड़ा सिंपल सा है, बल्कि स्पेशल किस्म का है। इफ़ फॉर द सर्टन नॉन टर्मिनल n then b production is n to the in the null string, and this simply means the n cannot be deleted when it comes the working string। अगर हम इसे मतलब नल स्ट्रिंग को फिर डिलीट कर देंगे तो तब हमारी एक वर्किंग स्ट्रिंग जनरेट होगी। चले जी, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देखें, हमने अब अल्फ़ाबेट सेट में 2 लेटर्स दिए हैं A और B। जो प्रोडक्शन है हमारे पास 7 है। सबसे पहले अब आप देखें कि S इज़ इंटू एक्स, ये भी एक नॉन टर्मिनल है। फिर S इज़ इंटू वाई, ये भी नॉन टर्मिनल है। अब क्योंकि ये दोनों नॉन टर्मिनल हैं तो इनको भी मैं अब डिफ़ाइन करूँगा। X इज़ इंटू नल स्ट्रिंग, Y इज़ इंटू द A वाई, एंड 5 प्रोडक्शन है Y इज़ इंटू बी वाई, एंड Y इज़ इंटू A, एंड Y इज़ इंटू B। तो हमारे पास देखें कि ये 7 प्रोडक्शंस हैं। पहली जो 2 प्रोडक्शन है उनमें तो हम X की जगह X रिप्लेस कर सकते हैं और X से हमें मिलेगा नल स्ट्रिंग। दूसरी प्रोडक्शन में अगर आप देखें तो हम S से Y रिप्लेस कर सकते हैं और Y से हमें 4 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। या तो हमें AY मिलेगा, या हमें BY मिलेगा, या हमें सिंगल A मिलेगा, या फिर हमें सिंगल B मिलेगा। All words of this language are either X type or Y type. While generating the word that the first production used, यानी अगर हम कोई वर्ड जनरेट करना चाहते हैं तो हमें या तो X में S को रिप्लेस करना पड़ेगा या हमें Y को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद the word of X type gives only null string। जैसे मैंने बताया है कि X से जो वर्ड बन सकता है वो तो null string ही बन सकती है। वाइल द Y के अंदर हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसमें आप देखें कि फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ A's और B's जो हैं वो बन सकती हैं, और उसके लिए जो लैंग्वेज है वो A प्लस B होल प्लस जो है वो बनती है। अगर आप इसको X को इसके साथ ऐड कर लें तो क्योंकि X नल स्ट्रिंग जनरेट करता है, इसलिए यहाँ पे आपकी जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो A प्लस B स्टार बनेगी, होल स्टार। तो ये अब आप देखें कि किस तरीके से मैं ये जनरेट कर सकता हूँ। तो ये अब आप देखें कि यहाँ पे अब किस तरीके से इसको आप कैलकुलेट कर लें, बल्कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर लिया है। आप मतलब इस पर कोई स्ट्रिंग लेके इसके ऊपर रन करें ताकि आपकी ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ज़हन नशीन हो सके। तो जैसे आगे चलते हैं एक और एग्जांपल के साथ। यहाँ पे देखें कि S इज़ इंटू A S इज़ इंटू B S इज़ इंटू A S इज़ इंटू B एंड S इज़ इंटू नल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये देखें अब 5 प्रोडक्शन रूल हैं, ये थोड़े से मैंने चेंज कर दिए हैं, लेकिन फिर भी इसमें लैंग्वेज जो जनरेट होगी वो A प्लस B स्टार बनेगी। क्यों बनेगी? ऑफ कोर्स यहाँ पे आप A को कई दफ़ा चाह के S की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, फिर AS आपको पता था AS जितनी दफ़ा आप ले जाएं S की जगह AS दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह B के साथ भी ये काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फाइनली हम S को हम A से रिप्लेस कर देंगे या B से, या इवन के नल स्ट्रिंग भी लगा के हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लें। तो यहाँ पे अब हम देखें कि सिग्मा, ये हमारे पास वही 2 लेटर्स हैं। प्रोडक्शन हमारे पास बन जाती हैं S इज़ इंटू एक्स A X। ये दोनों X जो हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनल हैं। अब इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। X इज़ इंटू AX एंड X इज़ इंटू BX एंड X इज़ इंटू नल स्ट्रिंग। तो अब क्योंकि ये डबल A है तो अब आप इसकी जगह आप A भी, यानी इस X की जगह आप AX भी इस्तेमाल कर सकते हैं, BX भी कर सकते हैं। इसी तरह इस X की जगह आप AX भी इस्तेमाल कर सकते हैं और BX भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नल स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। तो उस केस में अब आप देखें कि आपके पास पॉसिबिलिटी जो बनेगी वो A प्लस B होल स्टार की बनेगी।
इन कंटेनिंग विद डबल ए, ये जो हमने डबल ए लगाया है ये तो रहेगा ना, तो ये तो हमारा यानी इसमें डबल ए लाने के लिए है, और यानी दरमियान में डबल ए होगा, उसकी इस साइड पे भी ए प्लस बी स्टार हो सकता है, उसकी इस साइड पे भी ए प्लस बी स्टार, जितने मर्जी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें कि नॉन टर्मिनल हैं, इनको मैं फर्दर एक्सपैंड करता चला जाऊँगा और जितना मर्जी करता चला जाऊँ, कोई लिमिट तो नहीं है, तो ये हमारी फिर आगे सवाबदीद पे डिपेंड करता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, CFG हम बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात की, CFL, उनकी इंट्रोडक्शन की बात की, उनकी टर्मिनोलॉजी यानी उसमें टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स और प्रोडक्शन रूल्स की बात की, उनको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया और आखिर में हमने उनकी कई एग्जांपल्स देखी। इन एग्जांपल्स को देख के मुझे उम्मीद है कि आपने उनको डिटेल से समझ लिया होगा। इनकी प्रैक्टिस करें, एक दो प्रैक्टिस करें, यही एग्जांपल खुद से हल करें और बुक में भी कई एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनको सॉल्व करें। अगले लेक्चर में मैं फिर आपको असाइनमेंट्स और दूसरी चीज़ें इसमें दूंगा। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।